प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पंजाब असम्बली की तहलील के बाद केपी असम्बली की तहलील के हवाले से वजीर आला महमूद खान ने दस्तखत कर दिए। पीटीआई ने पंजाब केपी से अपनी हुकूमतों का खात्मा कर दिया। विफाक अब कितना प्रेशर में आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे नून लीग के मंजूर नजर नैब ज़दा ब्यूरोक्रेट अहद चीमा का नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए दे दिया गया। अहद चीमा के कितने असासे हैं और उन पर कौन कौन से करप्शन केसेस थे। सीनियर सहाफी मोहसिन नकवी के नाम ने भी सबको हैरान कर दिया। आने वाले निगरान वज़ीर आला ब्यूरोक्रेट होंगे या कोई और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौन बनेगा पंजाब का निगरान वजीर आला। अहद चीमा और मोहसिन नकवी के नामों के बाद खेल दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो अहम अंदरूनी इंकशाफात हैं इस हवाले से वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाने पर एएनएफ ऑफिसर के खिलाफ आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दे दिया। माजरा क्या है, कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी बात करें। इसके अलावा एमएनए को धोती पहनकर इस्लामाबाद क्लब में दाखिल होने से क्यों मना किया। इस्लामाबाद क्लब इंतजामिया के ड्रेस कोड पर रुकन पीएसी रुहेल असगर सीखपा हो गए। वजह क्या बनी और उसकी डिटेल्स क्या है, कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में इसको भी शामिल करें। क्लास साहब, आज के प्रोग्राम की जो आज की खबरें रही हैं पूरे दिन की, उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। और फवाद चौधरी साहब के जो कमेंट्स होते हैं वो बड़ा एंजॉय भी करते हैं टाइम्स आफ्टर द शो भी और ड्यूरिंग द डिस्कशन भी, क्योंकि वो बड़ी सीधी सीधी बातें करते हैं। फवाद चौधरी हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले ये केपी असम्बली, इसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस थी क्लासेस साहब की, ये होगी नहीं होगी, प्रॉब्ली देयर इज अ चेंज इन स्ट्रैटेजी। इस्तीफे मंजूर होने के बाद खास तौर पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट ये हो गया, उन्होंने खत लिख दिया है, तो अब 48 घंटे के अंदर जो है इसको डिसॉल्व होना ही होना है। तो किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल? इसमें मेरा ख्याल है कोई हिसाब किताब का मामला होगा। कोई इसमें ये नहीं था कि टूटनी थी जब पंजाब को बड़े आपने सूबे को तोड़ दिया था, फिर केपीके को आप नहीं बचा सकते। तो नहीं तो ये आपके अगेंस्ट जाना था, पंजाब में भी इलेक्शन आना था, आपके अलाइज का भी आना था कि हमारी तो आपने वजारतें ख़त्म कर दी पंजाब में, तो अपने वहाँ पे जो आपके केपीके की जो अपना आपका वो अगर बेस है तो उसकी आपने रखी हो। सो ये अफोर्ड नहीं हो सकता था। और दूसरा इमरान खान साहब का जो उनकी कोशिश थी कि मैं इस पर जनरल इलेक्शंस करवाऊँ, दो जो हमारी बड़ी वो हैं हमारी असम्बलीज हैं उनको तोड़कर और फिर मजबूर करूं हुकूमत को कि वो उस पर नया इलेक्शन करो, जनरल इलेक्शन की तरफ जाए। तो अगर केपी को आके उसको केपी को आप ना तोड़ते तो फिर आपका अपना जो स्ट्रेस है या जो आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो कमज़ोर होती। सो टूट नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी अपनी उनको 2-4 दिन आगे पीछे करने की। अब ये क्या साइंस थी, खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल वो टूट गई है अल्टीमेटली। सो खान साहब का ख्याल है कि हम उन पे ज़्यादा कोई हुकूमत पे दबाव डाल सकेंगे कुछ। ठीक है। अच्छा, और क्लास साहब दूसरा ये, जिस तरह से आज इस्तीफे मंजूर हुए, अब इम्पोर्टेंट सवाल इस वक्त ये बनता है क्योंकि दूसरी तरफ भी हमें स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम तो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कुछ दिन बाद कहा है कि हम इसके बारे में बताएंगे क्यों नहीं लड़ेंगे। इंपॉर्टेंट नाउ इज कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि मेरे ख्याल से इट वाज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज फॉर देम। जिस तरह उन्होंने सरप्राइज किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, इस तरह ये उनके लिए भी इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था। माफियाज की जो टर्म है ना, क्योंकि ये हमारे यहाँ सियासत जो होती है ना ज़्यादातर माफियाज के स्टाइल में की जाती है। लंबी कहानी, अब उस पर क्या डिटेल में जाएं। माफिया की सबसे ज़्यादा जो उसमें अहम चीज़ टेक्निक होती है ना, वो होता है सरप्राइज़, वो होता है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। कि आपका दुश्मन है, मुखालिफ गैंग का है, डॉन है, गॉडफादर है, आपने उसको जब भी मारना है ना उसको सरप्राइज करके मारना है कि वो आगे से डिफेंस ही नहीं कर सकता, बंदा अपने शॉक में चले जाता है। अब पहले इन्होंने उनको सरप्राइज दिया, वहाँ पर पंजाब में दिया कि 186 नंबर पूरे कर लिया, जो इनका ख्याल था नहीं करेंगे। उसमें राना सनाउल्लाह साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब एंड कंपनी की आराम से बैठे रहेंगे, हम कर लेंगे। और कहीं से लंदन से मरियम साहब भी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब, कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी, हमजा साहब भी नहीं थे कि हम कर लेंगे। इन्होंने सरप्राइज दे दिया चौधरी साहब ने और उसमें इमरान खान साहब ने मिलकर। लेकिन मेरा ख्याल है असम्बली का तो हमें लगता था पंजाब का आज ना कल, आज गई कल गई हो जाएगा। जो बड़ा सरप्राइज आया है मतलब वो ये है जो आज इन्होंने इनके इस्तीफे मंजूर किए हैं। सो ये इनके लिए मानना पड़ेगा। मेरा ख्याल पीटीआई खुद भी तस्लीम करेगी कि ये तवक्को नहीं कर रहे थे, ये तो वापस आने के उसमें थे कि हम निगरान हुकूमत तारड़ साहब का ट्वीट भी था ना जिसमें उन्होंने कहा कि करें मुशावरत। अब हाँ, नहीं उसकी वजह है एक तो इन्होंने जो नाम उसमें चुने हैं ना, कुछ 16 के करीब तो फेडरल मिनिस्टर थे जो इमरान खान साहब की कैबिनेट। अच्छा, फवाद चौधरी साहब साथ मौजूद हैं। उनसे आप जरा जी फवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, एक सरप्राइज आप लोगों ने दिया था कुछ दिन पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर।
उसके बाद फिर आपने ये कहा जी हम असेंबली में वापस आना चाहते हैं, हम मुशावरत के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, और फिर एक सरप्राइज आज आपको मिला जिस तरह से 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, जिसमें से 16 जो हैं वो वजीर हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं सरप्राइज को? देखिए, सरप्राइज और बौखलाहट में बड़ा फर्क होता है। ये शतरंज की इस बाजी में इनको शामात हो चुकी है। ये तो सिर्फ आखिर में ऐसे रोंदी कर रहे हैं कि बादशाह को इधर से भगा के उधर ले जाए, उधर से इधर ले जाए। इनको पता है ये हार गए हैं, और ये जो आज की जो मूव है ये तो एक बौखलाहट में मूव है। ये हम तो कह रहे हैं कि जो इन्होंने, देखिए हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम कोई इस असेंबली में नहीं बैठना चाहते। जो हमारे इस्तीफे हैं वो या सारे मंजूर करेंगे तो उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो बना सकते हैं ये नोटों को। अदरवाइज जो है ये इनके 20 नंबर हैं, इस वक्त हमारे 70 लोग हैं ऐवान में। इस वक्त भी लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर जो है वो तरीके इंसाफ को देना पड़ेगा। लिहाजा एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की इनकी ये मूव है और जिसका कोई इनको फायदा नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले राबिया सवाल करें, राबिया के पास आपके लिए फवाद एक दो अच्छे सवाल आते हैं। मतलब यह है कि आप अगर दें तो वो सरप्राइज है, हुकूमत अगर दे तो वो बुखलाहट है। सर जी ये जरा कोई समझ नहीं है सर जी। ये नहीं हम दे या हुकूमत दे, वो तो हमारे कहने की तो कोई हैसियत नहीं ना। वो तो अकल वाले लोग खुद ही देख लेंगे ना कि है इसमें सरप्राइज क्या और बौखलाहट क्या है। ये काम तो जो है जो बाकी लोग है, अवाम बैठी है या लोग जो देख रहे हैं, ये तो उनको उन्होंने फैसला करना है। जी रब। अच्छा फवाद साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि या तो सारे इस्तीफे मंजूर करें, अभी स्ट्रैटेजी क्या होगी? मौलाना साहब ने तो स्ट्रैटेजी का बता दिया है कि हम तो जो है वो इलेक्शन इसके ऊपर नहीं लड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है किस तरह से आप मूव फॉरवर्ड करेंगे? देखिए, हमारा मकसद इलेक्शन में ये इलेक्शन नहीं है। हमारा मकसद तो नेशनल इलेक्शंस है। अभी अब से कुछ देर पहले जो समरी थी केपी गवर्नमेंट की तहलील की वो भी चली गई है। ओवरऑल जो अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में अराउंड 700-750 सीटों के ऊपर इलेक्शन होते हैं। अब इसका मतलब है कि अब तकरीबन आप समझें कि 480 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं आउट ऑफ 700। तो वो पाकिस्तान प्रैक्टिकली तो नेशनल इलेक्शन में चला गया है। ये तो हुकूमत ऐसे जिद करके बैठ जाए, उनकी अपनी मर्जी है, अदरवाइज पाकिस्तान तो नेशनल इलेक्शन में चला गया। हाँ फवाद, आपके नाकदीन आप पे तनकीद करते हैं आपकी पार्टी पे कि आप लोग इस मुल्क में सिर्फ तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। पहले आपने कौमी असम्बली तोड़ी, फिर आपने पंजाब असम्बली तोड़ी, फिर आपने ये केपी की असम्बली तोड़ी। तो वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव किस्म की पॉलिटिक्स, जमहूरियत की तरफ, स्टेबिलिटी का आपका कोई मूड नहीं, तोड़ फोड़ ही आप लोगों का एक है, इधर तोड़ो उधर तोड़ो, सूबों में तोड़ो सेंटर में तोड़ो। तो डू यू एग्री विद दैट कि आपके 2 सूबों में हुकूमतें थी, कायम बैठे थे, बिल्कुल अच्छा काम चल रहा था आपके इलाके में? मैंने देखा है आपने बड़े काम किए अपने इलाके में, आई मस्त है आपके इलाके के लोगों के लिए। यू हैव डन ए लॉट ऑफ गुड वर्क। बड़ी सड़कों की हालत बड़ी ख़राब थी और बड़े मंसूबे लेकर गए, उन्होंने कंप्लीट होने। तो ये बेहतर नहीं था कि आप बैठे थे सूबे में 7-8 महीने अपने काम करते, पक्की चीज़ें करते, लोगों को रिलीफ मिलता? आपने कहा नहीं हम तोड़ फोड़ ही करेंगे असम्बलियों की। नहीं, ठीक है। पहली बात तो यह कि तोड़ फोड़ का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? तोड़ फोड़ का सिलसिला तो शुरू हुआ जब आपने एक मुस्तहकम हुकूमत को साजिश के जरिए डीसीट किया। उसके बाद अवाम ने उस तोड़ फोड़ को मानने से इनकार कर दिया। और जब भी डेमोक्रेटिक मुल्कों में एक क्राइसिस एक हद से बढ़ता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, आप नेशनल इलेक्शन की तरफ जाते हैं। आप नेशनल इलेक्शन की तरफ नहीं गए। ये सारी जो अनसर्टेनिटी, जो इकोनॉमिक क्योस है, ये तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किया। जिन्होंने खामखा बैठे बैठाए जो है उन्होंने ये रजीम चेंज का उनके ज़हन में आ गया, उन्होंने जनाब रजीम चेंज कर दी। उसके बाद उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। 2 चीजें वो बुरी तरह, आप समझिए कि उनका जो तज्जिया था वो बुरी तरह गलत साबित हुआ। एक इमरान खान की मकबूलियत और दूसरा ये कि वो इकोनॉमी को संभाल लेंगे। वो दोनों मामलात के ऊपर हमारी एस्टेब्लिशमेंट का जो तज्जिया था वो गलत साबित हुआ और उसके बाद से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। और संभलेगा आप सिर्फ एक सूरत में कि आप नेशनल इलेक्शन करवाएं। अच्छा, आपने बात की अभी ये कौमी असम्बली में कि आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन अभी भी आपका बनता है क्योंकि आपकी मेजॉरिटी है। तो आज वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल एक उनकी जजेस की तरफ से एक आई है, ऑब्जर्वेशन आई है। तो उन्होंने कहा कि ये पीटीआई वाले असम्बलियाँ तो जाते नहीं है, वहाँ पे बैठते नहीं है, पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, जो काम वहाँ के करने के हैं वहाँ तो कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा हमारे पास क्यों आते हैं ये सारे लोग, ये जाएँ असम्बली में जाएँ, अपना वहाँ पे आके आपने इस्तीफे वापस लेने हैं या देने हैं, ये सारा काम वहाँ पे होना चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से भी एडवर्स आई कॉमेंट आया है सर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तनख्वाह इस बात की लेते हैं? ये तो क्या बात हुई कि वो इसमें जो है वो बैठेंगे या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं
उनको तनख्वाह दी जाती है जो एशिया में सबसे बड़ी तनख्वाह है, और उसका मकसद ये है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं उनको वो सॉल्व करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर पिटिशंस को जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में हम बजट जाया कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये काम है, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किसने किया है? जब आप असेंबली में आर्टिकल 69 की इंटरप्रिटेशन करते वक्त अगर आप इलेक्शंस ना रोकते तो आज पाकिस्तान में ये क्राइसिस ही पैदा ना होता। ये तो जिम्मेदारी है उनकी कि क्राइसिस में उनका हिस्सा है, अब वो क्राइसिस को वो लेके आगे चल रहे हैं। अच्छा फवाद, आपकी ठीक बात होगी, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर, लेकिन आप भी तो मतलब कहा तो ये भी जा सकता है कि 15 जजेस अगर वो नहीं कर सकते अपने आप के बकौल कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन है, दे शुड फुलफिल इट, और उन्हें टेकअप करनी चाहिए, कर भी रहे हैं, तो 342 हाउस में बैठे हुए हैं सर, आप भी तो 342 है, 15 जजेस के अगेंस्ट आप यहाँ 342 एमएनएज हैं। आप लोग अगर बैठ के माशाल्लाह बड़े शाने और बड़े सीजन जनरल वो हैं आपके यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, आप 342 बैठ के कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकते, तो आप तवक्को रखते हैं कि 15 जजेस आपको गाइड करें, आपको बैठ के बताएं पॉलिटिक्स कैसे करनी है, हाउस कैसे चलाना है, फिर आप लोग चलेंगे सर? आप लोगों में कैपेसिटी नहीं है सर 342 में? तो 342 का इशू नहीं है, इस वक्त तो 22 करोड़ का इशू है। हमने जो 22 करोड़ अवाम है उनकी ख्वाहिशात पे चलना है। हमने कोई 1-2 जजेस या 2-4 जर्नलों या 3-4 एंकर्स की ख्वाहिशाओं पे नहीं चलना। हमने 2 इलेक्शन लड़े हैं इस बुनियाद के ऊपर कि ये असेंबली रबर स्टैंप है। हमने 2 इलेक्शन, वो जो इलेक्शन हुए उनमें 75% सीटें इस नैरेटिव के ऊपर जीतनी है कि ये जो असेंबली है ये गैर नुमाइंदा है और मुल्क को नए इंतखाबात चाहिए। अब हम उन 22 करोड़ लोगों की ओपिनियन जो है उसको रिस्पेक्ट दें, या ये आपका जो एलीट ग्रुप है इसको रिस्पेक्ट दें? जाहिर है हम 22 करोड़ लोगों को रिस्पेक्ट दें। अच्छा सर, ये जरा बताएं अब इसको क्या करें? आप लोग हैं 2018 में, तो उस वक्त उन्होंने कहा, बिलावल साहब ने, आप लोग सिलेक्टेड हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी सिलेक्टेड हैं, अब वो हट गए, आप हट गए हैं, तो वो आ गए हैं, तो आप कहते हैं ये सिलेक्टेड हैं। आप एक दूसरे का असम्बलियां मानने को तैयार नहीं, एक दूसरे का मैंडेट मानने को तैयार नहीं, तो 22 करोड़ आवाम यहाँ पे मीडिया बकौल आपके एंकर्स या ये सुप्रीम कोर्ट वो क्या करे? आप लोग तो एक दूसरे को मानते नहीं, एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार नहीं है सर। इसमें अगर हम लोगों का क्या कसूर है सर? नहीं, मानने की कोई इशू ही नहीं है। ये तो देखें ना, डाइवर्सिटी होती है, ओपिनियंस होती हैं, और अमेरिका में भी यही ऐसी जमहूरियत जो है वो लाउड है, बरतानिया में भी जमहूरियत लाउड है। हम किसी जो है वो कम्युनिस्ट मुल्क में या डिक्टेटरशिप में तो नहीं बैठे हुए। लोगों की ओपिनियंस हैं, लोगों की ओपिनियंस रहती हैं। सवाल ये है नहीं है, सवाल ये है कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए। आइन में हर मसले जो है उसको सराहत के साथ डील किया गया है, और जमहूरी मुल्कों में जहां पर भी क्राइसिस एक हद से ऊपर जाता है आप अल्टीमेट आर्बिटर की तरफ बढ़ते हैं, और अल्टीमेट आर्बिटर को कहते हैं कि आप फैसला करें। और यही हम कह रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान का जो बहरान है, वो इतना बड़ा है कि इसको सिर्फ जुडिशरी या फौज या मीडिया जो है वो तो सॉल्व नहीं कर सकता। इसको सिर्फ पाकिस्तान के अवाम सॉल्व कर सकते हैं। और हम अच्छा फवाद, आज आप लोगों के जैसे इस्तीफे मंजूर हो गए, आपका भी हो गया है, अब क्या करेंगे? आप लोग जाके इलेक्शन लड़ेंगे या इलेक्शंस का बैकआउट करेंगे, या आप उस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दोबारा जी के हमारे ये सारे इस्तीफे जो एक साथ कबूल करें? क्या करेंगे आप? इलेक्शन अगर इसका आगे शेड्यूल ऐलान वो कर देते हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होगी? लड़ेंगे सर इलेक्शन? तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी पिटीशन पेंडिंग है, जहाँ पे हमने ये कहा हुआ है कि सारे इस्तीफे जो है वो फौरी कबूल किए जी, इसी की प्रोसीडिंग हुई है आज भी जी। जी, और उसको जो है वो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर डिटेल्ड रीजन देनी चाहिए और फैसला करना चाहिए, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। और दूसरा, जहां तक वापस जाने का ताल्लुक है इलेक्शन लड़ने का, हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, और इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे सारी सीटों। नहीं, 35 की 35 पे लड़ेंगे खान साहब? हाँ, 33-2 तो उन्होंने वो मखसूस नशिस्तें, 33 से इमरान खान इलेक्शन। ये आपकी पार्टी का फैसला हो चुका है कि 33 पे खान साहब ही लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह। राइट सर। अच्छा सर, बाकी इस पे आते हैं जरा। पंजाब में हमने देखा है कि 3 नाम आपने दिए हैं सर, और आज 2 नाम जो हैं वो ये हुकूमत ने दिए हैं, आहा चीमा साहब का दिया है और साथ में मोहसिन नकवी साहब का दिया है। तो आप कैसे व्यू करते हैं सर हुकूमत के नामों को? चलो आपके नामों की तो बाद में करते हैं, उनमें से कोई नाम काबिल कबूल है आपके लिए सर? मोहसिन नकवी साहब और साथ में आहा चीमा साहब। देखिए, बात यह है, आप सारे नामों को आप अच्छी तरह जानते हैं। ये क्वालिटी कंपैरिजन आप खुद कर लें और आप देख लें कि कितनी नॉन सीरियस हरकत की है हुकूमत ने। और इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ ना, ये जो लोग जो बैठे हुए हैं इस हुकूमत में, ना उन्हें आइन की कोई परवाह है, ना मुल्क की कोई परवाह है, ना उनकी अपनी कोई इज्जत है, ना वो आइन को कोई इज्जत देने को तैयार है, ना पाकिस्तान के लोगों को कोई इज्जत देने को तैयार है।
जिन लोगों की अपनी कोई इज्जत ना हो, उसका मसला यही होता है वो दूसरे को इज्जत देना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आप देखें जिस किस्म के नाम उन्होंने भेजे हैं, ये सरीहन मजाक नहीं तो क्या है। मसलन ये जो आहद चीमा है, मतलब कौन सा पाकिस्तान में इस वक्त नैब का केस है जिसमें आहद चीमा का नाम नहीं। और मोहसन को भी आप, खैर मोहसन हमारा दोस्त है हमारा, लेकिन अब मैं उस पर क्या बात करूं कि उसको खुद भी चाहिए था कोई शर्म हया करता कि इस तरह के नामों में जो है वो आना नहीं चाहिए था। नहीं, उनके मोहसिन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर सॉम पार्टी, मतलब आप, मैं सपोज करूं, आप लोगों ने भी तो याद होगा सर 2018 में आपने भी तो 2-3 सहाफ़ी एंकर्स को उनके नाम दिए थे वज़ीर आला के लिए, मुझे अगर याद पड़ते हैं। हमारे दोस्त थे, बड़े काबिल एहतराम हैं उसमें। अगेन आपको याद, अयाज अमीर साहब थे, फिर औरा जहां मकबूल साहब का नाम आ गया था। इस तरह के नाम तो आप भी तो देते रहे हैं सर माजी में। अयाज अमीर साहब वगैरह का नाम तो फ्रेंकली अब भी अच्छा नाम होगा अगर आ जाए तो। सिर्फ ये है कि मोहसन का पार्टिजन है बहुत ज्यादा, और सबको पता ही है कि क्या इंक्लिनेशन है। मैं कह रहा था कि एंकर्स को, जर्नलिस्टों का नाम देना, फवाद भाई ये तो आपने कल्चर शुरू किया, आपकी पार्टी ने नाम दिए थे 2018 में, अच्छे बुरे छोड़ देते हैं। तो उनके नाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब का नाम आने से सर आपने कहा कि उन्हें नहीं लेना चाहिए था। नहीं, मोहसिन नकवी का सिर्फ एंकर तो नहीं ना, मोहसिन नकवी का जो इंक्लिनेशंस है, जो चीजें हैं वो आपके सामने है। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मेरा दोस्त है और जाहिर है मेरा अपना तो बड़ा एहतराम है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल तो वो नहीं ना वो इसलिए कर सकते। अच्छा तो भाई फिर आप पूछेगा। अच्छा फवाद, ये जो 3 नाम आप लोगों ने दिए, अगर आपको कहा जाए सपोजली वैसे ही कि एक नाम बताएं जी, कौन सा एक नाम है जो आपके ख्याल में उसमें निगरान वजीर है, एक नाम पूछे आपसे, पूछा जाए, अहमद नवाज सुखेरा साहब है, नासिर खोसा साहब है, नसीर अहमद खान साहब है, एक नाम कि इस पे जी हम बात करने को तैयार है, तो कौन सा नाम होगा आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, मेरी अगर जाती राय में, पार्टी का तो उन्होंने नाम 3 दिए हैं, लेकिन मेरी जाती राय में अहमद नवाज सुखेरा को अगर इनको करना चाहिए। इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, ब्यूरोक्रेसी में इसका काट के अफसर ही नहीं है जिस किस्म का ये अपना अहमद नवाज सुखेरा है, और इज एन अपराइट मैन, पूरी सर्विस उनकी सामने है, ब्लू ब्लडेड जो है वो ब्यूरोक्रेट है, और उसको लगाएंगे, हुकूमत की भी इज्जत में इजाफा होगा। ये एक पंजाब की जो इलेक्शंस हैं वो भी हर एक को पता है, वो इलेक्शन सीधे तरह कराने वाला आदमी है, और क्रेडिबिलिटी में इजाफा होगा। सो लेट्स होप कि इसमें इनको कोई अकल आ जाए। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि जो आप लोगों ने 3 नाम दिए उसमें नासिर खोसा साहब का नाम एक दफा पहले भी आ चुका है और उस वक्त आप लोगों की तरफ से इसको रिजेक्ट किया गया था, तो अभी किस बेसिस पे ये रिकमेंडेशन आई है? असल में सच्ची बात तो यह है कि हम चाहते थे कि पार्टीज में कोई जो है वो हो जाए कंसेंसस, बजाय इसके कि हम ईसीपी तक पहुंचे, और हम चाहते थे कि क्वालिटी नाम आए जिसमें कोई ना हो। और खोसा साहब जो है, जो भी लोग उनको जानते हैं, दे नो कि वो इज अ वेरी ऑनरेबल मैन, और वो शहबाज शरीफ साहब के बड़ा साथ उन्होंने काम किया था, एंड वी थॉट कि वो एक्सेप्टेबल होंगे शहबाज शरीफ साहब को भी, और हम एक कंसेंसस से एक नाम के ऊपर पहुंच सकेंगे। आपको क्या लगता है फवाद, लास्टली अल्टीमेटली ये सारा ये प्रोसेस जो है ना, आपस में आप लोगों की बात होनी है, हुकूमत की और अपोजिशन की होनी है सर, हमें लग रहा है नाम पे, जो आपकी बातों से भी लग रहा है शायद इस पे कंसेंसस ना हो, फिर कमेटी बनेगी, कमेटी में भी यही आपकी अप्रोच होगी जो उनकी है आपकी, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इसका डिसाइड करेंगे, ये 5 नाम उन्हीं के पास जाएंगे, वो पिक करेंगे, आप अपनी सारी अथॉरिटीज जो हैं दोनों पार्टीज उठा के एक उनके साबिक ब्यूरोक्रेट के हाथ में देते हैं, फिर आप कहते हैं इंस्टीट्यूशन चलते नहीं है, फिर कल को वही नाम का अनाउंस करेंगे सर, इन 5 नामों, उनकी मर्जी, वो जिसको उठा के करते हैं फिर कल को। और 4 नामों में 4 नामों जो है उनके पास जाने, 4 नामों में से जाहिर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ, तो उसके मुताबिक ही होगा, कोई ऐसा नहीं, फिर आपको इतराज तो कोई नहीं होगा, कल को मोहसिन नकवी साहब को कर दें, आज चीमा साहब को कर दें, नसीर खान साहब जिसको कर दें, कोई नहीं। आखिरी इलेक्शन तो हमने हमजा शहबाज के अंदर लड़ा था, तो कोई नहीं, जो कर देगा वो देगा। लेकिन ये इलेक्शन सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो है, उन वैसे तो माशाल्लाह उन्होंने कभी परवाह नहीं की अपनी इज्जत की, लेकिन ये अगर ये है कि कोई नाम ऐसा लाएंगे तो ये देखना है। उन्होंने जिस तरह से अभी उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं कराची में, और उन्होंने करवाए हैं सबके मुखालफत के बावजूद, तो लेट्स सी कि ये अपना इसके ऊपर भी अगर वो थोड़ा करें और इन बेहतर नामों में से कोई लगा दें तो अच्छा है, अदरवाइज हमने इलेक्शन तो लड़ना है। बहुत शुक्रिया फवाद आपका, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो 2 रिकमेंडेशंस नामों की आई हैं, जिस तरह कल क्लासेस साहब ने प्रोफाइल थोड़ा सा डिस्कस किया, आज इसको भी डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि कंसेंसस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर या नहीं। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और बात करेंगे जो रिकमेंडेशंस आई हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के हवाले से। क्लासेस अब कल आपने बड़ी डिटेल से प्रोफाइल किया था जो 3 रिकमेंडेशंस आई थी काफली की जानिब से या पीटीआई की जानिब से। आज इन 2 नामों को कैसे देख रहे हैं? वन ऑफ देम इज वेरी कंट्रोवर्शियल। वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स आई मस्ट से कि पहले हमने देखा कि जर्नलिस्ट के तौर पर नजम सेठी साहब जो है निगरान वज़ीर आला बने थे, तो उन पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी 2018 में। इनिशली तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को शायद इस तरह का बड़ा सीरियस मसला नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने 35 पंक्चर जो है ना वो लेके नैरेटिव एक बयान किया था। और एक दिन उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा, पूछा उन्होंने कोई सबूत है कि नजम सेठी साहब ने कोई टेम्परिंग की इलेक्शन? उन्होंने कहा नहीं, वो एक सियासी बयान था। सो बात वहाँ पे ख़त्म हुई, शायद केसेस वगैरह भी चले, खैर वो अपनी साइड पे हो गया। अब हुकूमत की तरफ से एक और उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर मोहसिन नकवी साहब का नाम जो दिया है, वो मीडिया हाउस चलाते हैं और बड़ा पोलिटिकली तौर पर एक्टिव हैं और ख़ासा उनका क्लाउड है, उनका मतलब है उन्होंने बड़े कामयाब अपने चैनल भी लॉन्च किए हैं, मीडिया हाउस बड़ा सक्सेसफुली वो लॉन्च भी कर रहे हैं। और मीडिया हो, पोलिटिकल सर्कल्स हो या अदरवाइज हो, खासी उनकी अप्रोच हो से है। मुझे ये लगता है कि वो जो कल खबरें आ रही थी ना कि यहाँ पे उन्होंने पीडीएम जो है या नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने अपना नाम जो है ना जरदारी साहब को भेज दिए नाम, तो ये अब आपसे हम कंसल्टेशन कर रहे हैं। मुझे ये लगता है बारगेन हुई है, मैं 50-50 कि एक नाम आपका, एक नाम हमारा, एक नाम यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का और एक नाम जो है वो जरदारी साहब का। सो जो आहद चीमा साहब का नाम आया है ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है, ये तो डन डील है। मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है ना ये जरदारी साहब का नाम लग रहा है। ये इनका, मोहसिन नकवी हैज़ नेवर बीन मतलब क्लोज टू द शरीफ या शरीफ फैमिली, उनका कभी हमने सुना भी नहीं है, कभी कोई उनकी ऐसी इंक्लिनेशन नजर नहीं है। ये उनकी अगर कोई रही भी है मोहसिन नकवी साहब की, तो वो जरदारी साहब के कैंप की तरफ, उनकी तरफ ज़्यादा उनको झुकाव कहें, दोस्ती कहें, तल्लुकात कहें, या उनकी जो ज़्यादा दोस्ती है वो चौधरी परवेज अली साहब से, इनके ख़ानदान से, इनकी रिश्तेदारी भी है मोहसिन नकवी साहब की, रिश्तेदार हैं उनकी, इनकी किसी उसे अजीज़ा से इनकी शादी हुई है। सो वो क्लाउड जो है वो उसमें चौधरी सबान को भी इस पर एतराज़ नहीं होगा, आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस पर एतराज़ नहीं होगा। लिहाजा इन्होंने, ये हुकूमत ने जो आके किया है, ये बेसिकली जरदारी साहब को उन्होंने इसमें अकोमोडेट किए। अब इसमें इंटरेस्टिंग है, मतलब चीमा साहब पे अच्छे खासे इल्जाम रहे हैं, जेल में भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, डीएमजी के हैं, ये उसमें कैंप में से हैं, गो गेटर जिनको कहते हैं कि साहब ने जो कह दिया ना वो करना, वो बंदे मारने हैं, कोई आपने तबाही फेरनी, कुछ करना है, साहब को ना नहीं करनी, करके देना है। सो ये उसके डीएमजी क्लास के उससे ब्यूरोक्रेट से ताल्लुक रखते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आए हैं ना उन पर नो नहीं करनी, उस पर यस करनी है और डिलीवर करके एग्जीक्यूट करके हमने रिजल्ट देने। ये इनको कहा जाता है गो गेटर्स। ये उस कैंप में है, इसी गो गेटर्स के चक्कर में जेल में भी भुगता के बड़े बड़े ओहदे भी रहे इनके पास। उस पर डिबेट में हम उसमें जाए बगैर, अभी केसेस इनके कोर्ट में चल रहे थे, नैब में भी थे, बहुत सारे प्लॉट्स की डिटेल्स भी हैं, जरा अगर उसमें राणा साहब दिखाएं क्या क्या इल्जाम थे इन पे। तो आखिर जो अब आप इससे जरा इनकी क्लोजनेस देखें शरीफ के साथ कि 11 तारीख को अप्रैल को, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, हलफ लेते हैं। 16 तारीख को या 15 तारीख को अप्रैल को इनके खिलाफ जितने भी केसेस थे, जितने भी चार्जशीट थी, इंक्वायरीज थी, चल रही थी, फेडरल हुकूमत ने वापस ले ली कि हमें इन पे कोई एतराज ही नहीं है और कोई मसला नहीं है। सो इनके केसेस जो है उन्होंने आके वो कर दिए, क्लोज कर दिए। अब नैब, FIA या दीगर जो भी इदारे कर रहे थे, किसी ने जाके, मैंने तो कहीं पे नहीं पढ़ा, कुछ जाके चैलेंज किया हो किसी उसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये देखें जी कि हुकूमत ने कैसे कर दिया। अदर साइड क्लास सब इंटरेस्टिंगली जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो प्रॉब्ली ही वाज द फर्स्ट वन जिन पे केसेस बने थे, इन पे बने थे और कार्रवाइयां शुरू हुई इनके खिलाफ जो है ना अच्छी खासी कार्रवाई की। तो इनका नाम आना, अब मैं इसे मुख्तसर सकूं, कल को अगर जैसे मैंने अभी फवाद चौधरी साहब से पूछा कि जनाब कल को क्या करेंगे आप, ये जो है इस पे अगर एक नाम पे आपको करना पड़ेगा, इनका कंसेंसस तो डेवलप नहीं हो रहा। उन्होंने अगरचे बताया अहमद नवाज सुखेरा साहब, मेरा भी ये ख्याल है कि इन हालात में अहमद नवाज सुखेरा साहब कुड बी ए कंसेंसस कैंडिडेट फॉर द बोथ, कि हुकूमत को भी उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। 8-10 महीने से कैबिनेट सेक्रेटरीज उनकी नोइंग जानती हैं, उनकी इंक्लिनेशन भी हम जानते हैं, ऐसा इतनी क्लियर किसी के साथ नहीं है, एक उस प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट है और अच्छा मेरा ख्याल मैनेज कर लेंगे पंजाब को अहमद नवाज सुखेरा साहब जी, दोनों साइड्स उनसे खुश हो सकती हैं। अगर ये नहीं होता, जिसके चांसेस है नहीं होगा, अगर ये मामला जाता है इलेक्शन कमिश्नर तक, ठीक है, आप सब, मेरा हंच है, मेरी कोई खबर नहीं है, असेसमेंट है, रीडिंग है, समटाइम रीडिंग आपकी ठीक निकलती है, आपकी रीडिंग गलत भी निकल सकती है। अगर ये मामला गया सुल्तान सिकंदर राजा साहब तक, पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है या मेरी रीडिंग क्यों कह रही है, इंट्यूशन, फिर मोहसिन नकवी साहब के बड़े चांसेस हैं। अच्छा, देन ही स्टैंड्स अ वेरी गुड चांस कि ये केयर टेकर इसके चीफ मिनिस्टर के तौर पर ये पंजाब में ये नजर हैं। अगर ये सारा मामला इन्होंने पहले तय नहीं किए, जो कि तय होते लगते नहीं, चीमा पे भी कब मानेंगे या पीटीआई वाले, वो मतलब इन पे मोहसिन नकवी साहब पे भी अभी आपने सुन लिया, उनकी ये जो दोस्त है हमारे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी सख्त उन्होंने बात जुमले के, लेकिन उन्होंने
एक जगह रोक के दोस्ती उन्होंने वो क्या खराब करने से थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर लिया कि मोहसिन नकवी साहब से अच्छे तल्लुकात मिलना जुलना, तो He mentioned कि मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, so I will reserve my comments. इवन देन उन्होंने थोड़ा सा कहा कि उनको काबिल कबूल नहीं है। अब उनको इनके काबिल कबूल नहीं, इन्हें उनके कबूल अल्टीमेटली इलेक्शन कमिश्नर के पास जाने, अगर ये मामला जाता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, So it is a kind of tie between Mohsin Naqvi and Ahmed Nawaz Sukhera, and you say कि आपका हंच ये है कि मोहसिन नकवी साहब का कुरअ फाल हुकूमत कोशिश करेगी जब इलेक्शन कमिश्नर तक जाएगा मामला, हुकूमत कोशिश ठीक करेगी कि आप इसमें मोहसिन नकवी साहब जो है ना, जो इनका नुमाइंदा है, सही है, इनका अगर नॉमिनी है, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव होंगे। चलो यार यारों को यार है आसिफ अली जरदारी साहब कि चलो मौका मिला यार, अपने यार मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनवा देते हैं 3 महीने के लिए, क्या फर्क पड़ता है। तो वो ये काम कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब इज एलिजिबल टू डू दैट, वो क्या कहते हैं ना, कॉम्पिटेंट टू डू दैट। माजी में उन्होंने ऐसे कई काम किए हुए हैं। सो मेरा कहता है कि अहमद नवाज सुखैरा साहब और मोहसिन नकवी साहब में वो आता है। हाँ, अगर कल को उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहते हैं कि नहीं यार कि उसमें हम वो करना चाहें कोई, तो फिर उनके लिए अहमद नवाज सुखैरा साहब इज बेस्ट चॉइस। मेरा ये ख्याल इन दोनों के दरमियान, मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग एंटायरली, मैं फिर अपने व्यूअर्स को कह रहा हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं असेसमेंट दे रहा हूं, जो ठीक भी हो सकती है, ठीक है। वो भी हो सकती है। क्लास ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम पीएससी के हवाले से बात करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस अब बात करेंगे पीएससी के हवाले से, 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो डिस्कस हुए, उनकी डिटेल्स। बड़ा वैसे दुख होता है कि इतना सारा ये पॉलिटिकल ये जो है ना खबरें हैं ना, उन्होंने डोमिनेट किया हुआ है हमारे टॉक शोज को, और बाकी जो अहम चीजें हैं रह जाती हैं। दुख हम कोशिश करते हैं कोई एक सेगमेंट जो है निकाल लिया करें। हमारे आपको पता रिपोर्टर इमरान मगराना साहब, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स आई मस्ट से, मैं तो बड़ा उस नौजवान से बड़ा इंस्पायर हूँ, बड़ी मेहनत भी करते हैं, खबरें बड़ी अच्छी अच्छी ले आते हैं। तो आज इमरान जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 2 बड़े अहम इशूज थे। एक तो राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, हम भी पूछते रहे, उन्होंने उस वक्त डिस्क्लोज भी किया था, इंक्वायरी हो रही है डिटेल से कि जिस मेजर जनरल ने इनके खिलाफ इंक्वायरी की थी, सारी केस किया था ANF के जो उस वक्त थे डीजी थे, तो ये पता चला था उनका साहबजादे जो हैं वो आर्मी में कैप्टन थे, और उनको इमरान खान साहब ने उसमें उस DMG के किसी उसमें उन्होंने डेप्यूटेशन, अगर उसमें आज जो मर्ज करते हैं, जो उसमें आते हैं फौज से आते हैं ना, उनका कोटा होता है कोई 10%, जना ज़िया साहब के दौर में रखा गया था, उसमें उन्होंने उनको एडजस्ट कर दिया था। ये उन्होंने खुद बताया था, आपने सुना होगा। आज उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ा शदीद किस्म का एक रिएक्शन सामने आया है कि जिन अफसरान ने सिविलियन हो, मिलिट्री के हों, उन्होंने इस तरह झूठे पर्चे किए हैं जो बाद में वापस विड्रा किए गए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके बकौल जेल भी गए, उनकी फैमिली को भी मसले हुए, अच्छे खासे प्रॉब्लम हुए, तो उस पर बात करते हैं। साथ में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इस्लामाबाद क्लब जो है इस्लामाबाद में एक मतलब बड़ा एक आप उसमें कह लें वहद है कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट है, लोगों के आने जाने की, खेल कूद की, या अच्छी खासी फैसिलिटीज है, बेसिकली उनके लिए बनाया गया था। यहाँ पे उसमें सिविल सर्वेंट्स जो है उनके लिए था, और प्लस डिप्लोमेट्स वगैरह आते हैं वहाँ पे, मीटिंग्स आना जाना, उनकी क्लब मेंबरशिप थी, या जो सरकारी अफसरान मुलाजमीन है उनके लिए इनिशियली था। बाद में उन्होंने कहा नहीं, इसको पब्लिक के लिए भी आप ओपन करें, क्योंकि खर्चे वगैरह पूरे नहीं हो रहे थे, उनको सब्सिडाइज करके जो सिविल अफसरान थे उनको सब्सिडाइज करने के लिए बहुत सारी वहाँ तमीरात होनी थी, काम होने थे, तनख्वाहें वगैरह, तो उन्होंने ओपन करें टू द पब्लिक एज वेल। सो पब्लिक के लिए भी ओपन किया, जिससे इस वक्त तकरीबन मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इमरान ने जो फिगर लिखा है कोई मेरा ख्याल 9,000 के करीब जो हैं इनके इसमें मेम्बरान हैं, शायद टोटल 9,500, तो 9,500 के करीब है, जिससे बड़ा बर्डन बढ़ा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग जो बात की वहाँ पे रोहेल असगर साहब ने जो है वोकल, और उनकी जो एतराज था कि मैं अगर धोती पहन के जाऊं तो मुझे नहीं आने देंगे, तो वो अगर वो चाहते हैं कि धोती के साथ भी वो जाएं तो उनको वहां पे मिलना चाहिए, फॉर्मल ड्रेसिंग है। जहां तक मैं थोड़ा सा जानता हूँ इस्लामाबाद क्लब को 3 किस्म के वहां पे हैं, 3-4 किस्म के हैं वहां पे, उस पे डाइनिंग हॉल है। एक फॉर्मल आपका डाइनिंग हॉल है जिसमें डिप्लोमेट्स कोई भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर या जैकेट पहन लें अपने ऊपर कपड़ों पे, या उसमें जाएं आप सूट वगैरह में, जो वो अलहदा है। फिर एक वहाँ पे एक उस फैमिली हॉल है, उसके लिए कोई आपकी कदगन नहीं है, आप शलवार कमीज में जाएं, आप ये पैंट शर्ट में जाएं, आप टी शर्ट लगा, वहाँ पे नहीं है। फिर कैफे है वहाँ पे, कैफे में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी कोई आपकी ड्रेस कोड नहीं है। फिर आप जाएं वहाँ सैडल एक वहाँ पे है, एक उसमें घोड़े वगैरह जहाँ पे होते हैं, उधर भी एक इनका है, वहाँ पे भी आपकी ड्रेस कोड नहीं है। फिर यहाँ पे पोलो ग्राउंड का कैफे है, वहाँ पे ग्रुप उसमें खेलने कूदने लोग वॉक करते हैं, उसमें आप ट्राउजर में जाएं, टी शर्ट में, वहाँ भी ड्रेस कोड है। अगर ड्रेस कोड की कहीं पे सख्ती है ना, वो सिर्फ एक ही है, डाइनिंग हॉल जो मेन फॉर्मल हॉल है जहाँ पे लंच या बूफे वगैरह होते हैं। सो वहाँ पे अगर वहाँ पे उसमें जाना चाहते हैं अपने रोहेल असगर साहब,
तो मेरा ख्याल है इनके लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर दीजिए कि उसके लिए कि आप धोती पहने, शलवार पहने, जो पहने, उसमें जो भी करें, लेकिन बाकियों के लिए हो ना हो, मेरी रिक्वेस्ट है, रोहिल असगर साहब है ना, उनके लिए एग्जम्पशन एक क्रिएट कर दीजिए स्पेशल, कि रोहिल असगर साहब धोती में, पग में या खुसे में जिसमें आएंगे ना, इनको नहीं रोका जाएगा। खैर, अब कमिंग टू द लास्टली पॉइंट, अब वो ये कह रहे हैं जनाब कि हम आर्मी चीफ को लेटर लिखेंगे, राना सनाउल्लाह साहब का केस जो हुआ है, तो बेहतर तो ये होगा मेजर जनरल साहब जो है उनको बुलाया जा सकता है कि जनाब उस कमेटी बुला सकते हैं कि सर आप आए और वो हकायक यहाँ पे बयान करें अगेन कमेटी के सामने, जो आपके ख्याल में जिन्होंने आपको ये मजबूर किया था, इतने एविडेंसेस थे कि आपने केस किया, पर्चा किया, तो बेहतर ये होगा कि आर्मी चीफ साहब को रिक्वेस्ट करके लेटर लिखा जाए, उनको कहे जाए अपने अफसर को भेजें, आपकी कमेटी के सामने तमाम फैक्ट्स रखे और इनके सवालों जवाब जो है ना, जो भी हैं उनका मतलब उस पर बातचीत होनी चाहिए प्रॉपर वे में। ठीक है क्लास साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।